तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दरअसल चारधाम यात्रा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के चलते हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी और अब हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है, दरअसल उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इसकी पुष्टि की। और आपको बता दें कि सरकार ने चारधाम यात्रा पर 1 जुलाई से निर्णय लिया था शुरू करने का चारधाम यात्रा को, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और इसके चलते सरकार को भी रोक लगानी पड़ी और अब गाइडलाइंस जो थी वो जारी करनी थी इसके लिए। लेकिन अब पहले भी ये कहा गया कि चारधाम यात्रा को शुरू किया जाएगा, लेकिन कोरोना के चलते इसको स्थगित कर दिया गया। फिलहाल अब भी इस पर रोक लगी हुई है और चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी कि चारधाम यात्रा को शुरू किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तराखंड में कोरोना के मामले जो है वो कम देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अगर चारधाम यात्रा शुरू होती है तो क्या सख्त गाइडलाइंस इसके लिए लागू होंगी। और आपको भी बता दें, कुंभ मेले में जिस तरीके से हल्ला हुआ और कोरोना के मामले कुंभ की जब शुरुआत हुई तो जैसे बड़े थे कोरोना के मामले, तो वही हालात चारधाम यात्रा में देखने को ना मिले, इसीलिए बार बार चारधाम यात्रा को रोका जा रहा है। फिलहाल इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंचल तोमर जुड़ गए हैं। चंचल, चारधाम यात्रा के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में, आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आ सकता है, क्या क्या आस लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूजा, आपको बता दें जिससे जो है बताया जा रहा था कि जो है आज 7 तारीख है और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है जो चारधाम यात्रा के खोलने के लिए लेकर। लेकिन अभी भी अगर कोरोना की बात है तो वो जरूर है कि जो है कुछ केस कम आ रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए सावधानी बरतनी होगी और उसी को देखते हुए कुछ निर्णय ऐसे भी आ सकते हैं कि हाईकोर्ट जो है उसकी डेट जो है बढ़ा दी जाए, क्योंकि पहले भी जो है राज्य सरकार को जो फैसले होने थे, जो बैठकें चल रही थी, तो उन बैठकों के ऊपर जो है हाईकोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा दी गई थी और आज उसकी सुनवाई होनी है। आज जो है उसकी सुनवाई होने के बाद जो पता चल पाएगा कि आखिर जो है जो हाई कोर्ट है वो किस तरीके से देखती है, क्योंकि कोरोना को देखते हुए जो है सारी चीजें देखी जाए तो उस पर रोक लगाई गई थी। अगर जैसे बता रहे थे कि जो है पूजा की जो कुंभ मेला था, कुंभ मेले में भी देखिए जिसको 2-3 स्नान हुए थे, बाकी जो बड़े स्नान होने थे उनको, उनमें जैसे कोरोना के जो मरीज पॉजिटिव आने लगे थे, जो यहाँ के जो साधु संत रजनी अखाड़े के जो महंत थे रविंद्रपुरी, वो खुद जो है हो गए थे। उसके बाद तमाम जो संत लोग में कोरोना की जो पॉजिटिव आई थी, रिपोर्ट आनी शुरू हुई थी, तो उसको देखते हुए जो है खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जो है सांकेतिक स्नान की घोषणा की थी और जो संत है यहाँ से उनसे निवेदन भी किया था इस चीज का कि जो है अपनी एक बैठक की जाए जिससे कि आप जो है सांकेतिक स्नान करें। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी जो है कोर्ट इस पर जो निर्णय लेगी और जो है कुंभ मेले में जिस जगह से जो है बिल्कुल चंचल, जैसे कोरोना कुंभ मेले में हमने देखा था जब कुंभ मेला हुआ और कुंभ मेले की वजह से कोरोना के मामले जितनी तेजी से बढ़े और कितनी गाइडलाइन जो कोरोना प्रोटोकॉल्स की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई वो यहाँ पर देखने को ना मिले। इसके लिए अगर चारधाम यात्रा शुरू होती है तो क्या तैयारियां उत्तराखंड सरकार कर रही है उसके लिए? बिल्कुल पूजा, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से जो है कुंभ मेले में जो है धज्जियां उड़ाई गई थी, जो बैठकें चल रही थी, जिसमें जो पेशवाई निकल रही थी, उसमें जितने भी संत थे उन्होंने ना मास्क पहना था, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी और जो है एक गाड़ियों में या वैसे निकल रहे थे, काफी संख्या में, लाखों की संख्या में जो जुलूस निकाले जा रहे थे, तो वहाँ वो जो है धज्जियां उड़ी थी, जो है सोशल डिस्टेंसिंग की, कोरोना के जो नियम थे वो ताक पर रख दिए गए थे। तो उसको देखते हुए भी जो है प्रशासन जो है, अब ये हो सकता है कि अगर चारधाम यात्रा खोली जाती है तो गाड़ी में जो है 2 या 3 सीटों पर जो यात्रा की जाएगी और जो है मंदिर में जो है उसको सोशल डिस्टेंसिंग का या उसको सैनिटाइज करने का रोज का जो वो है उसमें रखा जाएगा। और जो अभी की अगर बात करें मौसम की, वो देखते हुए भी बरसात हो रहा है, तो जो है अभी रास्ते भी उससे दुरुस्त नहीं है जो चारधाम यात्रा कुशल पूर्वक हो सके, तो उसको भी देखते हुए हाईकोर्ट देखेगा कि आखिर जो है कुछ समय सीमा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी जो बरसात लगने वाली है उसको देखते हुए रास्ते हैं। और वहीं अगर बात करें तो मई 14 मई 18 मई 17 मई को जो है कपाट खोल दिए गए थे, जो लाइव दर्शन किए जा रहे थे जो सरकार के द्वार से, जो कुछ वेबसाइट जो है गूगल को बनाई गई है जिसमें कि आप सुबह के लाइव दर्शन कर सकते हैं। और जो श्रद्धालुओं को अपील भी गई थी कि आप लाइव जो है दर्शन करें और जो है कोविड को देखते हुए थोड़ा सा श्रद्धालुओं को अदालत से फैसला आया कि अगर जो यात्रा करना चाहते हैं एक ऑनलाइन ऑनलाइन माध्यम से भी हम श्रद्धालुओं को दर्शन करा सकते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं?
बिल्कुल पूजा, देखिए बता दें तो जो है मई में जो है 14-15 मई को जो है ये कपाट खोल दिए गए थे। वहाँ पे जो लाइव दर्शन के लिए उन्होंने तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लाइव दर्शन करने के लिए वो है, तो वो जो कैमरे होते हैं वो लगाए गए थे। उनकी एक वेबसाइट राज्य सरकार की द्वारा बनाई गई, जिस वेबसाइट से वो लाइव दर्शन कर सकते हैं। सुबह 4 बजे से जो है जो केदारनाथ जो कपाट हैं वो खुल जाते हैं, और जो है उसके बाद जो है पूजा अर्चना होती है। वहाँ पर जो है जो पूजा होती है, श्रृंगार होता है महादेव का, उसमें जो है सारे लाइव वेबसाइट चलती है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो कैमरे लगाए गए हैं उनकी से द्वारा वो दर्शन किए जाते हैं। आप जो है 1 घंटा 2 घंटा जो है उसको चलाया जाता है, जिससे कि वो लाइव दर्शन कर सकें। और एक तरीके से जो यात्रा होती है, यात्रा के द्वारा जो है उसको जो दर्शन होते हैं उसको ना करें और जो है लाइव दर्शन करें। और वो एक वेबसाइट जो बनाई गई सरकार की तरफ से, उससे भी दर्शन कर सकते हैं। जी पूजा। तो चलिए, धन्यवाद आपको तमाम जानकारी देने के लिए चंचल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक और खबर जो उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है, ये भी दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें प्रदेश को 4 साल बाद स्वास्थ्य मंत्री मिला है और मंत्रियों का बंटवारा उत्तराखंड में हुआ है। पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट के विभागों का बंटवारा जो है वो हो चुका है। कैबिनेट मंत्रियों की नाराजगी दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। एक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट के विभागों का आवंटन मंगलवार को कर दिया गया और मुख्यमंत्री ने चुनावी साल में खुद को हल्का रखते हुए अपने पास केवल 1 दर्जन विभाग ही रखे हैं। आपको बता दें कि मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने विभागों के बंटवारे की अधिसूचना जारी की और सीएम पद की दौड़ में शामिल डॉक्टर धन सिंह रावत को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग देकर उनका कद जो है बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ प्रदेश को 4 साल बाद स्वास्थ्य मंत्री मिला है, यानी पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट के विभागों का बंटवारा हो गया है। और ये चर्चा लगातार सुर्खियों में बन रही थी कि अब कैबिनेट का विस्तार जो है, पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट के विभागों का बंटवारा कब तक होगा। फिलहाल इसी में अब स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश को 4 साल बाद स्वास्थ्य मंत्री मिल गया है और डॉक्टर धन सिंह रावत वो स्वास्थ्य मंत्री है जो 4 साल बाद प्रदेश को मिला है। और उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का इसलिए बंटवारा हो चुका है। कैबिनेट मंत्रियों की नाराजगी दूर करने की कवायद शुरू की गई और कोशिश की गई कि जो मंत्रियों की नाराजगी है उनको दूर किया जाए। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। बाकी मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया है, तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री जो है प्रदेश में पिछले 4 साल बाद स्वास्थ्य मंत्री मिला है और डॉक्टर धन सिंह रावत को स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग देकर उनका जो कद है वो बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को अहम माने जाने वाले लोक निर्माण विभाग में उनको और ऊर्जा मंत्री के लिए उन्हें कद दिया गया है। फिलहाल इसी को लेकर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह लाइव जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, 4 साल बाद अब प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री मिला है और कितने जो बंटवारे हुए हैं, क्या नाम निकलकर सामने आए, किसको कौन सा विभाग दिया गया है, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल पूजा, देखिए जो मंत्री पहले थे सबको वही विभाग मिले हैं, लेकिन 4 हैवीवेट मंत्रियों को और हैवीवेट बनाया गया है। उनको 4 अलग अलग महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। जैसे कि आप बता रहे थे अभी, जो डॉक्टर धन सिंह रावत है उनको स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा दिया गया है। एक बड़ा हैवीवेट मंत्रालय होता है और खासकर कोविड काल में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तराखंड को अलग से एक स्वास्थ्य मंत्री मिला है, तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इस कोविड को नियंत्रित करने का और इसके लिए एक बेहतर काम करने का। इसके साथ ही सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है, जो पीडब्ल्यूडी काफी महत्वपूर्ण विभाग होता है। लगातार इसको मुख्यमंत्री प्रायः अपने पास ही रखते रहे हैं उत्तराखंड में, तो ये भी एक बड़ी बात देखी जा रही, क्योंकि सतपाल महाराज जो है बगावती खेमे का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो बगावत पे उतरे हुए थे। धन सिंह रावत और सतपाल महाराज के साथ साथ हरक सिंह रावत भी काफी नाराज थे और शपथ ग्रहण के दिन उनकी भी नाराजगी उनके चेहरे और उनके हाव भाव बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दी थी। उनको भी साधने का काम मुख्यमंत्री ने इन विभागों के बंटवारे के साथ किया है और उनको ऊर्जा मंत्रालय दिया है। ऊर्जा जो एडिशनल एड ऑन किया है उनके विभागों में। बाकी उनके पास वन और आयुष शिक्षा पहले ही थे, वो अब भी है। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्रालय उनको अलग से दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय भी काफी
सालों से मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते रहे हैं। इसके साथ ही तीसरे जो सबसे ज्यादा नाराजगी दिखा रहे थे, यशपाल आर्या, जो कुमाऊं मंडल से आते हैं और दलित चेहरों में बड़े चेहरा माने जाते हैं वो उत्तराखंड में, उनको आबकारी विभाग दिया गया है। आबकारी विभाग आपको बता दें कि उत्तराखंड में ये भी एक बड़ा विभाग माना जाता है, रेवेन्यू कलेक्शन की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी, तो उनको भी कहीं न कहीं साधने की कोशिश इस विभागों के बंटवारे के द्वारा की गई है। तो आप देख सकती है जितने भी नाराज मंत्री थे उन सबको कोशिश की गई है कि उनको अलग अलग विभाग दिया जाए। इसके साथ एक जो बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया है, मुख्यमंत्री ने अपने पास बेहद कम विभाग रखे हैं। वर्तमान समय में सिर्फ 15 विभाग मुख्यमंत्री के पास है, बाकी सभी विभागों को उन्होंने मंत्रियों को बांट दिया है। दूसरा एक बड़ा परिवर्तन आपको बता दें कि इस बार उत्तराखंड में सभी लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रेखा आर्या जो राज्य मंत्री थी उनको भी कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। स्वामी यतीश्वरानंद जिन्होंने तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण की थी उनको भी कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। तो इस तरह से देखें मुख्यमंत्री पूरी तरह से चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से शायद उन्होंने अपने पास हल्के विभाग रखे हैं या वजन कम किया है अपने पास विभागों का, जिससे वो चुनावी रणनीति को बना सके और चुनाव में कुछ काफी अगर हम अच्छा धन सिंह रावत की बात करते हैं तो 2 विभाग उनको दिए गए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये 2 विभाग उनको दिए गए हैं, तो कितना ये सही साबित हो पाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव पर सबसे ज्यादा फोकस होगा? देखिए पूजा, जो चिकित्सा विभाग होता है यानी हेल्थ डिपार्टमेंट, वो डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ होता है, तो निश्चित रूप से धन सिंह रावत पे एक बड़ा दबाव होगा। और चूंकि कोविड चल रहा है, कोविड में सरकारों की बहुत आलोचना भी हुई, तो इस लिहाज से देखें तो एक बड़ी जिम्मेदारी कही जा सकती है। न केवल धन सिंह रावत का भविष्य इससे तय होगा, बल्कि बीजेपी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनेगी, उसमें भी इसका एक बड़ा रोल, अहम रोल होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। इसी तरह ऊर्जा विभाग भी डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है। और आप देखिए चुनावी जो रणनीति है उसको कल से ही साधना पार्टी ने शुरू कर दिया है। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग के मंत्री का चार्ज लेते ही ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें ऐसे विकल्प की तलाश करनी होगी कि 200 यूनिट तक जनता को फ्री बिजली दी जा सके और जो ऊर्जा विभाग है उसको कोई घाटा न भी हो रेवेन्यू का, ऐसी कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। तो आप कह सकती है कि दोनों विभाग जो सीधे जनता से जुड़े हुए उनको कुछ राहत देने के लिए सरकार विभाग बांटे गए। धीरेन्द्र, क्या जातिकरण रणनीति भी देखने को मिली थी? बिल्कुल पूजा, तो मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि जब से मुख्यमंत्री का नाम नहीं डिसाइड हुआ था तभी से इन सारे समीकरणों को पार्टी देखना भी पड़ता है, क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो स्थानीय राजनीति के मुद्दे हैं, जो राजनीति का एक ट्रेंड है, टेंडेंसी है, उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो यहाँ परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि देखिए छोटा राज्य भले हो, भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन है और राजनीतिक दृष्टि से उससे भी ज्यादा कठिन है। आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा कि उत्तराखंड में जितनी राजनीतिक अस्थिरता रहती है किसी भी राज्य में इतनी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो कितना है, राजनीतिक जो जागरूकता अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत हाई लेवल पे है। तो इस वजह से यहाँ पे जो राजनीतिक गतिविधियां है बहुत ज्यादा दिखाई देती है। इसलिए उत्तराखंड प्रायः देखने में आ रहा है कि जैसे एक राजनीति की प्रयोगशाला बनता जा रहा हो। आप देखिए कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाने में कितना टाइम लग रहा है। कल प्रीतम सिंह दिल्ली से लौट आए और उनका आला कमान अभी तक फैसला नहीं कर सका कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो आप समझ सकती है कि उत्तराखंड का जो राजनीतिक माहौल है वो कितना जटिल है। किसी भी पार्टी के लिए यहाँ पे इसको हैंडल करना काफी मुश्किल होता है और काफी सोच समझ के उनको कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। और फिलहाल पुष्कर सिंह धामी जब से आए हैं, जब पहली बैठक हुई, तो जिस तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं, अगर उनकी बात करें रणनीति की जो अब शुरुआत हो गई है सत्ता को लेकर, तो हमने देखा उन पर तंज भी कसे जा रहे हैं धीरेन्द्र, और आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो गया है। पूजा देखिए भारतीय राजनीति की टेंडेंसी है और उत्तराखंड जिस तरह से राजनीतिक मामलों में मैंने बता रहा था कि यहाँ बहुत जटिल राजनीति होती है, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। क्योंकि यहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे, चुनावी साल चल रहा है, कुछ ही महीनों बाद यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसको देखते हुए और यहाँ बदलाव भी राजनीति में किस तरह के सियासत में बदलाव हुए हैं उसको देखते हुए आरोप प्रत्यारोप, जिम्मेदारी से बचने के बहुत सारे आरोप लगेंगे मुख्यमंत्री पर भी और उनकी पार्टी के लोग भी विपक्ष पर लगाएंगे। आप देख ही रही होंगी कि जैसे विपक्ष के लोग उनको कम अनुभवी मुख्यमंत्री कहते सरकार का अनुभव नहीं है और वो कैसे सफल हो पाएंगे, और सीनियर लोगों पे उनको तरजीह दी गई। तो वही जो भारतीय जनता पार्टी वो भी कहती है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष जनता का कोई हित नहीं चाहता, विपक्ष
आपसी रणनीति और रंजिशों में उलझा हुआ है। विपक्ष कभी भी कोविड में अच्छा काम करने के लिए सरकार के साथ नहीं आया। तो आप देखिए, यह आरोप प्रत्यारोप इस यहाँ की राजनीति का एक जरूरी हिस्सा बन गए और लगातार ये देखने को मिलते हैं। और भारतीय राजनीति शायद इसी से मजबूत होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में बोलने का अधिकार सबको है। शायद इसी वजह से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक तक रहते हैं। आप देखिए, किसी भी घपले घोटाले में कोई मुकदमा ही नहीं होता यहाँ पे, और होता भी है तो उसकी जांच पड़ताल, कोई रिजल्ट आता नहीं। सरकारें भले बदल जाए, किसी भी घपले घोटाले को लेकर के लोग सरकार में आ जाते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम, उसका कोई रिजल्ट, उसकी कोई जांच रिपोर्ट आती नहीं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय राजनीति में और खासकर उत्तराखंड की राजनीति में यह एक ट्रेंड बन गया है कि आरोप लगाओ, उसका प्रत्यारोप होगा, आरोप होगा, और राजनीति ऐसे चलती रहेगी। तो चलिए, धन्यवाद धीरेन्द्र, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते, क्योंकि उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस की भी तैयारियां जो है वो तेज होती नजर आ रही है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी कांग्रेस, और तैयारियां कांग्रेस की तेज होती नजर आ रही है। उत्तराखंड की कमान संभाल सकते हैं हरीश रावत। नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान भी आज संभव हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष के नाम के ऐलान को लेकर कई दिनों से जो है सुर्खियां बटोर रही है नेता प्रतिपक्ष के नाम के ऐलान को लेकर, और अब कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की कमान हरीश रावत संभाल सकते हैं। और आज नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान भी आज संभव है, क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के नाम की जो कवायद है वो काफी ज्यादा तेज हो रही है, और हम यही इसमें सबकी नजरें टिकी हुई है कि कब नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान होगा। और आज अब ये संभव हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान आज संभव हो सकता है, यानी आज ऐलान हो सकता है। फिलहाल उत्तराखंड में कांग्रेस की तैयारी जो है वो तेज होती नजर आ रही है, और तेज होती नजर आ रही है। इसी के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम अब कांग्रेस कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव आने को हैं। अब हर पार्टी तेजी से काम शुरू हो गई है, और क्योंकि विधानसभा चुनाव पर फोकस किया जा रहा है सबसे ज्यादा, और इसको लेकर अब पार्टियों में जोश देखने को भी मिल रहा है। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान आज संभव हो सकता है। उत्तराखंड में कांग्रेस की भी तैयारी तेज हो गई है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है कांग्रेस, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, और जीत हासिल करने के लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है। फिलहाल इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता संचित जुड़ गए हैं। संचित, अब कांग्रेस की भी तैयारियां तेज हो गई हैं, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति कांग्रेस बना रही है? देखिए, जिस तरीके से भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद एक युवा चेहरा उत्तराखंड को दिया है, वहीं अब कांग्रेस भी इस चीज को अपने खेमे में डालना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि वो भी कोई ऐसा चेहरा उतारे, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस के पास फिलहाल कोई युवा चेहरा ऐसा नहीं है जिसकी लोकप्रियता पूरे उत्तराखंड के अंदर। लेकिन जिस तरीके से बात अगर हरीश रावत की करें, हालांकि युवा नेता नहीं कहे जाते, वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता पूरे उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरीश रावत का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में उठ करके आ रहा है, नेता प्रतिपक्ष हरीश रावत को शायद बनाया जाए, उसको लेकर के जिस तरीके से जो उत्तराखंड की जनता में एक संतुष्टि बनाने का, एक उत्तराखंड की जनता को अपने साथ लेके चलने का कांग्रेस का जो रणनीति कांग्रेस बना रही है, वो कहीं ना कहीं हो सकती है शायद सफल हो जाए। जिस तरीके से 2022 के चुनाव आने वाले हैं, उसकी दृष्टि को देखते हुए जिस तरीके से 2022 के चुनाव में एक नेता की अगर बात करें, एक ऐसे नेता की बात करें जिसको कांग्रेस अपने साथ, कांग्रेस चाहती है कि कोई ऐसा नेता उतरे जो 2022 के चुनाव जीता है। लेकिन जिस तरीके से बात अगर पिछले विधानसभा चुनाव की करें, तो हरीश रावत 2 जगह से चुनाव लड़े थे, 2 जगह से चुनाव हरीश रावत वहां से हार जाते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि हरीश रावत का चेहरा कितना सफल माना जाता है 2022 के चुनाव के लिए। और कहा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। अगर ऐलान हो सकता है तो ये कब तक ऐलान किया जाएगा? देखिए, अभी अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष के नाम के ऐलान होने की, तो आज एक ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि आज नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी हमेशा से चलती आई है, और अगर कांग्रेस में कोई हरीश रावत के अलावा अगर प्रीतम सिंह का नाम अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में आता है, हरीश रावत का, हालांकि गुटबाजी के नाम पर भी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा कांग्रेस को हराती आई है हर चुनाव में, लेकिन हरीश रावत के नाम पे पार्टी थोड़ा संतोष करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हरीश रावत के नाम के अलावा किसी और का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में उभर के सामने आता है,
तो कहीं ना कहीं पार्टी को इससे हालांकि काफी नुकसान भी देखने को 2022 के चुनाव में मिलेगा। और जो कांग्रेस हमेशा से बटे हुए रूप में रही है, हरीश कांग्रेस रावत के के अलावा 4-5 किसके नाम संचित सुर्खियों में बने हुए थे नेता प्रतिपक्ष के लिए? अभी तक किन किन के नाम निकलकर सामने आए हैं? देखिए, अगर बात नेता प्रतिपक्ष की करें तो हरीश रावत और प्रीतम सिंह का नाम इस समय आगे चल रहा था, जिसको लेकर के हरीश रावत के नाम पे हालांकि पार्टी थोड़ी सहमत हुई थी, लेकिन प्रीतम सिंह का धड़ा अभी भी हरीश रावत को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी बना करके भेजा गया था, तो पार्टी कहती है हरीश रावत हालांकि अभी फिलहाल उत्तराखंड में ज्यादा अलर्ट पे नहीं है, उत्तराखंड के अंदर ज्यादा सक्रिय नहीं रहते, जिसको लेकर के पार्टी थोड़ा नाराज थी। लेकिन बात जैसे किशोर उपाध्याय की करे, अपना वो अपने प्रीतम सिंह है, इन सबकी अगर बात करें तो इनके अपने अलग अलग धड़े हैं। एक स्वर्गीय इंदिरा हृदय का भी एक धड़ा हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से स्वर्गीय इंदिरा हृदय का निधन होने के बाद जो धड़े बट गए हैं, जो पहले हमने देखा कि प्रीतम सिंह का नाम ज्यादा लगे। सुर्खियों में चल रहा था नेता प्रतिपक्ष के लिए, लेकिन अचानक से अब प्रीतम सिंह का नाम ये तेजी से नहीं चल रहा है। इतना बदलाव किस वजह से हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात प्रीतम सिंह के नाम की करें तो जिस तरीके से प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 की 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड के अंदर हारनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा कारण प्रीतम सिंह का नाम पीछे जाने में रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि गुटबाजी कांग्रेस में सबसे ज्यादा है, उसी चक्कर में जो ये चीजें हुई है, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह की जो छवि को डैमेज करने की कोशिश करी। केंद्र में जो उनके आला अधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व उनके अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रभाव डालने की कोशिश करी कि जो अगर हम प्रीतम सिंह को अपना नेता प्रतिपक्ष चुनते हैं तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में उनको कठिनाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से गुटबाजी हमेशा सामने रही, तो सब चाहते हैं कांग्रेस के जो पुराने नेता है, जो कांग्रेस के हरीश रावत का धड़ा है, वो चाहता है कि हरीश रावत कहीं ना कहीं नेता बन जाए। और जिस तरीके से हरीश रावत की लोकप्रियता उत्तराखंड के अंदर है, तो वो यही चाहते हैं कि हरीश रावत अगर नेता प्रतिपक्ष बन के आएंगे तो कांग्रेस इससे कहीं ना कहीं सहमति अपनी बना। चलिए, धन्यवाद संजय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात कोरोना की करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन 24 घंटे का अगर आपको आंकड़ा बताएं तो 24 घंटे में 89 संक्रमित मिले हैं उत्तराखंड में और 3 की मौत हुई है, और ये मामले घटकर 1538 हो गए हैं एक्टिव केस। और फिलहाल प्रशासन कोरोना के मामलों पर पूरी नजर रख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, अब लगातार उत्तराखंड में रियायतों का दौर भी शुरू हुआ है। और इसी बीच उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होते रहे, इसको लेकर लगातार सरकार अब नजरें बनाकर टिकी हुई है। प्रशासन कोरोना को लेकर कि मामले कम हुए, इसको लेकर पूरी नजर बनाए रखी हुई है प्रशासन के द्वारा, कि जो आने जाने वाले लोग हैं वो किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ाए, कोरोना की जो प्रोटोकॉल्स है, कोरोना की जो गाइडलाइंस है, उनकी धज्जियां ना उड़ाए। फिलहाल इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज जुड़ गए हैं। धनराज, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना को लेकर प्रशासन और सख्त हो गया है उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, तो क्या कुछ और सख्ती बढ़ती जा रही है प्रशासन द्वारा? जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना में भले ही कोरोना के मामले उत्तराखंड में कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है कि तमाम जो कोरोना कर्फ्यू था वो भी अब बढ़ा दिया गया है, 13 जुलाई तक के लिए कर्फ्यू कर दिया गया है, लेकिन वही छूट भी उसमें दी गई है। जिस तरीके की मॉल की बात करें तो मॉलों को खोलने की 50% लोगों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, साथ ही बाजारों को 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। और यदि बात करें पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहां पर भी जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करने का निर्देश लगातार अधिकारियों को सरकार देती नजर आ रही है, प्रशासन देता नजर आ रहा है। और साथ ही यदि प्रशासन की बात करें, प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है और तमाम जो कोरोना की गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दी गई है उसका पालन कराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है, जिन लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी उस पर सतर्क नजर आ रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहा है, चलानी कार्रवाई लगातार हो रही है। जी चलिए, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यानी प्रशासन तैयारी कर रही है उत्तराखंड में और लोगों को भी समझा रही है कि सावधानी बरते, लापरवाही बिल्कुल ना बरते, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने को है। तो चलिए, फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, और खबरों के लिए गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।